बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जाने पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। एक बार फिर से विपक्ष के लोग सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर सरकार जांच की बात करते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। इस बीच बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि शराबबंदी का विरोध करने वाले लोगों का संबंध शराब माफियाओं से है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की जाँच कराई जाए। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब अपराध की घटनाएं ज्यादा होती थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि शराबबंदी के बाद आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है, चाहे वे जहरीली शराब से हो रही लोगों की जान जा रही है या फिर महिलाओं से संबंधित अपराध है। उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जब शराब खुलेआम बिकती थी तब सड़क दुर्घटनाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती थी। लोग शराब पीकर के गाड़ी चलाते थे जिससे हादसे होते थे। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि शराबबंदी से न केवल समाज के हालात में सुधार आया है बल्कि ये महिलाओं के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। बिहार के विकास के लिए जरूरी है कि हम समाज के संस्कारों को ना बिगाड़े। क्या हम आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को बर्बाद करके पैसे कमाने की सोचें? जिन नेताओं ने शराबबंदी को खत्म करने की बात की है उनका कहीं ना कहीं शराब माफियाओं से संबंध हो सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर जांच होनी चाहिए। जो नेता शराब माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों अभी मौसम बदल रहा है। इस बदलते मौसम ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बदलते मौसम के कहर से बुखार और सांस की समस्याएं ज्यादा आ रही है। आपको बता दूं कि बिहार में मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों की संख्या बढ़ गई है। जब सुबह में हल्की ठंड और फिर दिन में गर्मी के कारण लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने लगी है। इन दिनों सरकारी और फिर प्राइवेट अस्पतालों के मेडिसिन ओपीडी में सबसे अधिक भीड़ हो रही है। एसकेएमसीएच और फिर सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों में 60% मरीज बुखार और फिर दम फूलने की समस्या लेकर के पहुंच रहे हैं। वहीं पर बुजुर्गों में दम फूलने की समस्या अधिक है, तो फिर वहीं पर अन्य उम्र के लोग सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। जब मरीजों की संख्या इतनी अधिक हो रही है कि दोपहर 2 बजे सदर अस्पताल के ओपीडी बंद होने के समय भी मरीजों की लंबी कतार लग रही है। जिन बुजुर्गों को पहले से दमा, ओपीडी या फिर एलर्जी की बीमारी है वह इस मौसम में दम फूलने से परेशान है। इस कारण उन्हें इन्फेक्शन भी हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में बदलाव से वायरस जनित बीमारियां बढ़ी है, जिसमें बुखार कॉमन है। इसके अलावा दमा से पीड़ित लोगों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ रहा है। जो मरीज दवा या फिर इनहेलर नहीं ले रहे हैं उनकी परेशानी और बढ़ रही है। सीरियस मरीजों को भर्ती कराना पड़ रहा है। अभी के मौसम में बदलाव होने के कारण इस तरीके की परेशानी बढ़ी है। स्मार्ट मीटर को लेकर के हो रहे आंदोलन के बीच बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को एक बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब स्मार्ट मीटर में पैसा खत्म भी हो जाएगा तो फिर उपभोक्ता 7 दिनों तक बिजली का उपयोग कर सकेंगे। जी हाँ, उनकी बिजली गुल नहीं होगी। अभी मीटर का पैसा खत्म होने पर 3 दिनों तक बिजली गुल नहीं होती है। 7 दिनों तक बिजली गुल नहीं होने की सुविधा उपभोक्ताओं को इसी महीने से मिल सकती है। कंपनी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा खत्म होने के बाद भी 7 दिनों तक बिजली की सुविधा बहाल बनाए रखने के लिए कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू कर दिया है। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही इसका ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में ये देखा जाएगा कि पैसा खत्म होने पर भी 7 दिनों तक बिजली की सुविधा बहाल रहती है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को करने में अधिकतम 1 महीने का समय लग सकता है। कंपनी की कोशिश है कि इसी महीने से उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलने लगे। कंपनी का मानना है कि 7 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलने पर उपभोक्ताओं के बीच अफरा तफरी की स्थिति नहीं रहेगी। लोग आराम से बिजली मीटर को रिचार्ज करा सकेंगे। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में पटना से बेतिया तक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। खबर के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 139W पर मनिकपुर से साहेबगंज पर 44 किलोमीटर लंबाई वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 1712 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दूं कि यह परियोजना बौद्ध सर्किट के रास्ते में पटना से बेतिया तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिससे वैशाली और फिर मुजफ्फरपुर जिलों के धार्मिक, पर्यटन और फिर आर्थिक विकास को लाभ होगा। साथ ही साथ इससे कई जिलों के लोगों का आवागमन बेहतर हो जाएगा। दोस्तों बिहार के बगहा में गंडक नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने से नहरों में मगरमच्छ का आतंक बढ़ गया है।
इससे ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है। अब ये मगरमच्छ नहरों से पोखरों और तालाबों में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से कई बार मगरमच्छ सड़कों पर भी दिखाई देते हैं। ताज़ा मामला बगहा के विकास वैभव चौरा की है, जहां पर नहर से निकल करके मगरमच्छ गाँव में आ गया। इससे लोगों में अफरा तफरी माहौल है। जब मगरमच्छ देख करके ग्रामीण रेस्क्यू में जुट गए हैं। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है और उसको वापस से नहर में फेंक दिया गया है। दोस्तों, अगर आप बिहार में रहने वाले हैं और आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मुर्गी पालन करने के लिए भी बिहार सरकार 40 लाख रुपए दे रही है। जी हाँ, वो कैसे, और हम आपको भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख से 40 लाख रुपए तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। ये अनुदान किसानों को मुर्गी पालन के लिए आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। खबर के अनुसार इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और सामग्री जैसी चूजों, दानों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मदद की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और फिर किसानों की आय में वृद्धि करना है। आपको बता दूं कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन के अलावा पोल्ट्री फार्मिंग में ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आप संबंधित विभाग या फिर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या फिर बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में यदि आपने अपनी जमीन को गिरवी रखा है या फिर उस पर बैंक से लोन लिया है तो आप उस जमीन का सर्वे करा सकते हैं। इसको लेकर के सर्वे अधिकारियों के द्वारा निर्देश दे दिया गया है। खबर के अनुसार गिरवी रखी जमीन का सर्वे कराने के लिए जमीन रैयत को जमीन के लिए स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरना होता है। इस प्रपत्र में जमीन की पूरी डिटेल्स भरनी होती है और फिर जमीन के कागजात के साथ इसे सर्वे शिविर में जमा करना होता है। या वहीं पर यदि आपको दान में कोई भी जमीन मिली है तो दान में मिली जमीन के लिए स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरना होता है। इस प्रपत्र को रैयत या रैयत के वंशज को भरना होता है। जब दान में मिली जमीन के लिए इसके दस्तावेजों की छाया प्रति जमा करनी होती है। आपको बता दें कि दान की जमीन का दस्तावेज आपको सर्वे शिविर में जमा करना होगा। इसके अलावा अगर जमीन से जुड़े हुए कोई भी सक्षम न्यायालय का आदेश है तो फिर उसकी छाया प्रति भी जमा करनी होती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। इस बार विवाद का कारण बना है बीजेपी नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का बयान, जिन्होंने जन स्वराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर पर बिना नाम लिए ही निशाना साधा है। जायसवाल की टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है और सियासत हलचल तेज हो गई है। आपको बता दूं कि दिलीप कुमार जायसवाल ने, जो कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने और पैसे कमाने की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन क्या यह सही तरीका है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि पैसे तो कोठे पे जाकर भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूल करके सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देंगे। इसके अलावा डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रशांत किशोर के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोगों के कारण बिहार के विकास पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बिहार की संस्कृति और भविष्य को संरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। साथ ही आगे बढ़ते हुए उन्होंने शराबबंदी को लेकर के भी निशाना साधा और कहा कि क्या शराब की कमाई से बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि उनके माफिया से संबंध होने की भी जांच होनी चाहिए। ऐसे में जायसवाल के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दोस्तों, अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, एसएससी समेत अन्य की तैयारी करने वाले छात्राओं की कोचिंग की राह आसान होने वाली है। इन सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्रों को ना तो मोटी फीस खर्च करनी होगी और ना ही शिक्षण संस्थानों में भेड़ बकरियों की तरह एक साथ हजारों की संख्या में बैठ करके पढ़ने में परेशानी होगी। इन परीक्षाओं की तैयारी करने में अब छात्रों की ही मदद साथ ही करेगा। इससे राज्य के छात्र छात्राओं को अपना भविष्य संवारने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने अपनी वेबसाइट पर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्राओं के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर स्टूडेंट एग्जाम योजना की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर छात्र अपने रजिस्ट्रेशन करा करके देश की नामी गिरामी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर, विषय विशेषज्ञ और वहां पर रहे छात्रों का मार्गदर्शन निःशुल्क यानी कि फ्री में प्राप्त कर सकेंगे। बड़ी संख्या में इस प्लेटफॉर्म पर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इसका लाभ ले रहे हैं। IIT कानपुर और फिर NCERT की संयुक्त पहल की वजह से ऐसा हो रहा है।
बिहार सरकार ने एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया है। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में और सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सुबोध कुमार चौधरी जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मीडिया का प्रवेश सरकारी स्कूलों में पठन पाठन प्रक्रिया को प्रभावित करता है और इसके कारण बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। जब शिक्षा विभाग में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और फिर समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मीडिया को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। यह आशंका जताई जा रही है कि मीडिया की गतिविधियों से स्कूलों का माहौल खराब होता है और फिर इस संदर्भ में सभी जिला मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार अब शिक्षकों को मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों को इस संबंध में विभाग से अनुमति लेकर ही मीडिया से संपर्क करना होगा। केवल स्कूल के प्रिंसिपल को ही मीडिया से बात करने का अधिकार दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में व्यवस्था को बनाए रखना और फिर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि मीडिया को प्रतिबंधित करने से शिक्षण प्रणाली की कमियों और फिर समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस निर्णय के पीछे के कारण पर कई सवाल उठ रहे हैं, विशेष रूप से ये कि क्या ये निर्णय असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। बिहार में 13 से 14 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर कुछ न कुछ होते रहता है। लोगों की शराब पीने की वजह से जान जाती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री प्लस सांसद गया से सांसद जीतन राम मांझी का, जी हाँ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि विवादित बयानों के लिए मशहूर रहे केंद्रीय मंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सिवान और सारण यानी कि छपरा में शराब से लगभग 3 दर्जन लोगों की जान जाने के सवाल पर राज्य की 13 से 14 करोड़ आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ न कुछ तो होते रहता है। इस तरह की घटनाएं होती रहती है। 2 साल पहले दिसंबर 2022 में जब छपरा में जहरीली शराब से 70 लोगों की जान चली गई थी, तब राज्य में शराबबंदी लागू करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा ही। जैसे सिवान और सारण में 4-5 दिनों में जहरीली शराब से 3 दर्जन लोगों की जान गई और फिर काफी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सिवान में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। जीतन राम मांझी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि बिहार सरकार इसमें बहुत तत्परता से काम कर रही है और जो भी घटनाएं होती है, घटना के जो दोषी होते हैं उसको लोग पकड़ते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। 13 करोड़ 14 करोड़ जनसंख्या है बिहार में, कहीं ना कहीं कुछ तो होते रहता है। कहीं कुछ हो जाए, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अन्य जगहों पर भी इस तरीके की बात आती है। ये कहना है जीतन राम मांझी का। दोस्तों, बिहार में जमीन की मापी करते हुए आपने तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कट्टा, बीघा, धूर, गज ये सब होते क्या हैं? इन इकाइयों से जमीन की मापी की जाती है। हालांकि राज्य के अलग अलग इलाकों में जमीन में भिन्नता हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, इसलिए जमीन खरीदने से पहले इसकी जानकारी अवश्य आप रखें। हम जमीन मापी के प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए तो बिस्वा भी एक प्रकार है। ये विशेष रूप से छोटे जमीनों की मापे के लिए इस्तेमाल होती है। ये बिहार के सभी जिलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कट्ठा, ये भी एक स्थानीय माप है जो अक्सर छोटे खेतों के लिए उपयोगी होती है। सभी जिलों में इसमें भिन्नता हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। वहीं पर धुर, ये छोटी माप की इकाई है जिसका उपयोग मुख्य रूप से घरों या फिर छोटे भूखंडों के लिए होता है। जब बिहार में इससे जमीन की मापी होती है। वहीं पर गज, ये भी एक सामान्य माप है जिसका उपयोग जमीन की माप में किया जाता है, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। वहीं पर बिहार में 1 कट्ठा, बीघा, धुर, गज में कितना जमीन होता है, इसके बारे में भी अब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक धुर बराबर 0.05 कट्ठा। जी हाँ, 0.05 कट्ठा। उसके बाद गज, 1 गज बराबर 0.1111 वर्ग मीटर। वहीं पर कट्ठा, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होते हैं। वहीं पर 1 कट्ठा बराबर 0.025 एकड़ जो होते हैं, लगभग 0.025 एकड़ होते हैं। वहीं पर बीघा के बारे में बात किया जाए तो 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा 0.33 एकड़ होते हैं। वहीं पर 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज लगभग होते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। वहीं इसी बीच गिरिराज सिंह की यात्रा पर अब उनके गठबंधन के नेताओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। एनडीए गठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू ने गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में हिंदू हो या फिर मुसलमान, कोई भी असुरक्षित नहीं है। गिरिराज सिंह की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र और राज्य में एनडीए सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हर व्यक्ति जब सुरक्षित है, तो फिर ऐसी यात्रा का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऐसी यात्रा गैर जरूरी है।
इस यात्रा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं पर जेडीयू के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा कर लिया है। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि उनकी यात्रा भाजपा और पार्टी की नहीं है, इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज को कोई खतरा नहीं है। नीतीश की सेक्युलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल साथ खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पर इस मामले पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हिंदू के स्वाभिमान के संरक्षण की यात्रा है, धर्म, धन और फिर धरती की रक्षा की यात्रा है, इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा को लेकर के कहा है कि गिरिराज सिंह किस विभाग के मंत्री हैं वे भी बिहार के लोग नहीं जानते हैं। गिरिराज सिंह 10 सालों से केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। गिरिराज सिंह हिंसा के सहारे समाज को बांटना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। वे भी जान रहे हैं कि भाजपा अकेले दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हिंसा फैलाने का विरोध आरजेडी करेगी। दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं, वे ऑनलाइन के द्वारा भी खतियान की नकल निकाल सकते हैं। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के लोगों को जमीन के कागजात के लिए किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने खतियान की नकल समेत कई तरीके के कागजात को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। आप ऑनलाइन के द्वारा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि खतियान की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति पेज 10 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कुछ ही दिनों में रैयत अपने खतियान या फिर रजिस्टर 1 की डिजिटल कॉपी को देख सकते हैं। जब बिहार में ऑनलाइन खतियान मिलेगा, जब खतियान की नकल निकालने के लिए विभाग के वेबसाइट पर आप जाएं, खतियान और रजिस्टर 1 के लिए भूमि धारक को लॉगिन कर सकते हैं। जब वहीं पर रैयत को पब्लिक ऑप्शन पर जाकर के जमीन की डिटेल्स को भरना है। वहीं पर इसके बाद ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना है। इसके बाद नकल निकाल सकते हैं और फिर इसे डाउनलोड करके सर्वे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपीएससी ने 11वीं और 12वीं कक्षा में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फाइनल आंसर की जारी कर दी है, रिलीज कर दी गई है। ये उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है, जिसे अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये PDF मोड में जारी की गई है। दोस्तों, बिहार में 23,801 नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। इन सभी शिक्षकों के एक या फिर एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। या ऐसे संदिग्ध प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी। या दोषी पाए जाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई तय है। या इसके साथ ही बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से 96 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट प्रथम दृष्टया में फर्जी पाए गए हैं। यह आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने बताया है, किसी कारण से काउंसलिंग में से गैर हाजिर और फिर वैध कारण वाले शिक्षकों को दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, जहां इसके लिए तारीख बता दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं पर इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इशारों में बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बहुत सारे अंबेडकर कस्तूरबा विद्यालय विषैला भोजन से लोगों की जान चली जाती है। जब मीडिया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरफ आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के बाहर से शराब की खेप प्रदेश में पहुंचती है और लोग पी करके जान चली जाती है लोगों की। शराब पीने से लोगों की जान जाने के मामले में सरकार संवेदनशील है। इस मामले में सरकार जाँच कर रही है। दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जाँच टीम का भी गठन किया गया है। या इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो चुकी है 18 अक्टूबर से ही, जब भागलपुर से शुरू हुई है। इस संबंध में वे अपनी खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा है कि सब पूछते हैं कि भागलपुर क्यों चुना। भागलपुर ऐतिहासिक जगह है। जब भी किसी ने ललकारा है तो भागलपुर ने भरपूर जवाब दिया है। पूछते हैं सीमांचल क्यों चुना। बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती तो मीडिया वाले ये सवाल हमसे नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमान का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। आगे उन्होंने कहा है कि नेहरू को तो वोट चाहिए था,
नेहरू ने बाबा साहेब की बात नहीं मानी। बाबा साहेब ने कहा था कि मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा। आज मैं ये देख रहा हूँ। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओबीसी जब बोलते हैं तो पीड़ा होती है। मैं पूछता हूँ कि लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है तो हैदराबाद के भाईजान मुंबई पहुँच जाते हैं, पूरे देश में दर्द होने लगता है। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी बेटियों को शादी के मंडपों से उठा ले गई, लेकिन हमें तो पेट में कभी भी दर्द नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ जब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है तब तो किसी की नींद नहीं खुलती है। आगे उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए जब कोई यात्रा निकलता है तो फिर किसी को पेट दर्द नहीं होती है। जब CAA के खिलाफ भागलपुर से लेकर के बिहार के कोने कोने में जुलूस निकलता है तब तो पेट में दर्द नहीं होता है। ये यात्रा दंगा कराने के लिए नहीं बल्कि दंगा रोकने के लिए है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। जहाँ आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये भी आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई कहाँ चले गए। आज भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में भी जनसंख्या कम हो गई है। सब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे हैं। यात्रा इसलिए है, मैं आपको चेताने आया हूँ, जब तक देश में सनातन बहुसंख्यक है तब तक ही देश सुरक्षित है। मस्जिदें 3000 से बढ़कर के 5 लाख हो गई। हमने तो कभी आवाज़ नहीं उठाई। हमने तो ताजिया में लाठी के साथ भांजा, कभी एक साथ पत्थर नहीं देखा। लेकिन आज सीतामढ़ी में हो या फिर बिहार शरीफ दुर्गा पूजा के विसर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। दोस्तों, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को जमकर घेरा। हाल ही में खबर आई थी कि पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जब सरकारी आवास छोड़ा तो उस घर से टोटी और AC गायब हो गई। इसी पर अब बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि हमें साफ पता है कि ये घर क्षणिक है, मोह माया नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने गलत कहा है तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के लिए कोई भी CM और फिर डिप्टी CM ऐसा करे, कोई सरकारी संपत्ति ध्वस्त करके जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असुर शक्तियों वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि लालू यादव का पूरा परिवार बिहार में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। किसी ने बिहार को पूरी तरीके से लूटने का काम किया है तो वह लालू परिवार है, यह कहना है डिप्टी CM सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा कि वे अगर सत्ता में हैं, एक बात तय है कि वे तो लूटेंगे ही। यह सरकारी आवास में रहने वाले सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि मेरी रहने की इच्छा नहीं है, मैं रहूंगा भी नहीं। जब काम करूंगा 2016 से मैं अपने माता पिता के बने हुए घर में ही रहता हूं। जब हम जनता के लिए काम करने आए हैं, ये क्यों चिंता करना है कि सरकार का काम करने वाला व्यक्ति बड़े घर में रहेगा। दिल्ली में हमने देखा कि मुख्यमंत्री 5 साल घर की चिंता में ही रह गए। पटना, लखनऊ सब देख लिया। वहीं पर जब उनसे पूछा गया कि क्या डिप्टी CM यानी कि सम्राट चौधरी से पूछा गया कि आप डिप्टी CM हैं, आप CM बनने का सपना रखते हैं, तो इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा में जो दायित्व मिलते हैं उसे पूरा करना है। भाजपा में किसी को नहीं पता कि कल CM और फिर डिप्टी CM कौन होगा। जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे और आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया है। जहरीली शराब से सीवान और छपरा में लोगों की जान जाने पर तेजस्वी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं। जब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से शराब से लोगों की जान जाने को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट के अन्य मंत्री भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं। शराब से लोगों की जान जाने के बीच मुख्यमंत्री की हंसी जो कि तेजस्वी यादव को नागवार गुजरी है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की जान जाने पर भी पटना के बीचों बीच ठहाके लगा करके हंसते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कैबिनेट मंत्री। संवेदना तक व्यक्त नहीं करने वाले तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री का इतनी लोगों की जान जाने पर हंसना और हंसाना बिहारियों एवं लोकतंत्र को चिराना है। इतनी बड़ी घटना से CM का ना मीडिया से संवाद, ना ही जनता से संवाद, ना पीड़ितों से संवाद। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और सरकार से सवाल पूछे थे। तेजस्वी यादव ने लिखा था कि शराबबंदी श्री नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो फिर इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है। लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक और फिर नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी फुल फ्लॉप है।
दोस्तों धान की कटनी शुरू हो चुकी है, किसान प्रति भूमि में भी जोत बैठे हैं। जब किसान तेजी से जितनी जल्दी हो सके अन्य रबी फसलें भी लगाए जा सके, परंतु पीक सीजन में बाजार से डीएपी खाद गायब है। जहां अधिकृत विक्रेताओं ने आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगा दिए हैं, जबकि उन्हीं की दुकान से 2000 रुपये तक 50 किलो का डीएपी बैग काला बाजारी में बेचा जा रहा है। जहां खाद की समस्या किसान खरीफ फसल के दौरान झेल चुके हैं, या ऐसे में रबी फसल की बुआई शुरू होने के समय खाद नहीं मिलने की चिंता किसानों को सता रही है, जबकि रबी मौसम में किसानों का सारा दारोमदार डीएपी खाद पर ही होता है। वहीं पर किसान अबोध कुमार, पंकज कुमार, दानिश आलम का कहना है कि डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। सभी रबी फसल की बुआई शुरू और फिर तिलहन की पैदावार बढ़ाने के गुर किसानों को कृषि विभाग द्वारा सिखाया जा रहा है, फिर भी किसानों को डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। जहाँ चौमास खेत पूरी तरीके से तैयार है, जहाँ इसमें तिलहन मक्का लगाया जाना है, इधर जब दुकान पर खाद लेने पहुंचते हैं तो फिर एक ही जवाब मिलता है कि एक सप्ताह का इंतजार कीजिए, रेक आने पर खाद मिलना शुरू हो जाएगा। किसानों का कहना है कि शुरुआती दौर में ही खाद को लेकर के मारामारी बनी हुई है। जब अभी गेहूं की बुआई तो बाकी है, खाद के नाम पर सिर्फ यूरिया मिल रहा है। जब कई किसानों ने बताया है कि कुछ दुकानों में पुरानी खाद मिल रही है, जो कि अधिक दिन रखे के कारण बोरी में ही पिघल गया है, जहाँ उस खाद की भी तय कीमत से अधिक मांगी जा रही है। दोस्तों बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार सरकार ने छोटे व्यवसायियों को भी बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने बिहार खनिज समानुदान यानी कि अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2024 में प्रदान किए हैं। यह छोटे व्यापारियों को बालू भंडार करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। इस कदम से छोटे व्यापारियों को नई शिक्षा, नई व्यवस्था मिलेगी और फिर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज विशेषकर के बालू का व्यापार करने वालों के लिए खनिज भंडार के जो नियम बनाए गए हैं, उसके तहत जो व्यापारी 25,000 घन फुट तक बालू का भंडार करने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहेंगे, उन्हें 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। इस बदलाव के पीछे अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र और फिर पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। जब मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार के 17 जिलों में न्यूनतम तापमान में पहले ही गिरावट दर्ज की जा चुकी है। यहाँ सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों में लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं, जहाँ हालांकि दिन का तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है, लेकिन कल से इसमें तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक बिहार में दिन और फिर रात में पारा सामान्य या फिर उससे कम दर्ज शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिल रही जानकारी के अनुसार कटिहार, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर सुबह कोहरा भी छाया रह सकता है। तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि नमी अभी भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बदलते मौसम के लिए तैयार रहें, गर्म कपड़े साथ रखें। जहां मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बन रहे कम वायु दाब क्षेत्र समेत बिहार में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी की आहट का एहसास अब प्रदेशवासियों को होने लगा है। जहां हालांकि कई जिलों में अब भी दिन में पारा सामान्य से ज़्यादा दर्ज हो रहा है। दोस्तों दीपावली से पहले मोदी सरकार देश के करोड़ों लोगों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। 20 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की बैठक में परिषद 12% वाले जीएसटी स्लैब को ख़त्म कर सकती है। इस स्लैब के तहत कई ऐसे ज़रूरी सामान आते हैं जो आम आदमी की जेब पर खासा असर डालते हैं। जहाँ ऐसा होता है तो मकान, जूते, कपड़े और मोबाइल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि 20 अक्टूबर को होने वाली मंत्री समूह की बैठक में 12% जीएसटी स्लैब को ख़त्म करने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस स्लैब के तहत आने वाले प्रोडक्ट पर आगे कौन सी दर से जीएसटी वसूला जाएगा। अगर 12% वाले आइटम को घटा करके 5% वाले स्लैब में डाल दिया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर इन आइटम को 18% जैसे हायर स्लैब में डाला जाता है तो फिर जाहिर तौर पर इनकी कीमत बढ़ जाएगी।
दोस्तों, प्रशांत किशोर ने जन सुराज की अभियान की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा की धरती से शुरू की थी। वहां पहुंचे जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती के सामने लोगों ने प्रशांत किशोर का जमकर के विरोध किया। जब प्रशांत किशोर के बिहार में शराब शुरू करने के बयान पर भितिहरवा के साथ चंपारण, सारण समेत पूरे बिहार के लोग नाराज हैं। इस नाराजगी का खामियाजा जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को उठाना पड़ा जब वे भितिहरवा पहुंचे। जब भितिहरवा में मनोज भारती प्रशांत किशोर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर के साथ हुए इस प्रदर्शन में सारण विकास मंच भी शामिल हुए। इस संबंध में सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बापू ने साफ कहा था कि पूर्ण शराबबंदी के अलावा कुछ भी लोगों को शराब की बुराई से नहीं बचा जा सकता। उन्होंने कहा कि गांधी जी का नाम लेकर के राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खत्म करने की बात कहकर के गांधी जी के विचारों की हत्या करने जैसे पाप किया है। यह शराब माफियाओं के पैसे से सरकार बनाने की सोच रखने वाले प्रशांत किशोर का हम तब तक विरोध करेंगे जब तक वे शराबबंदी खत्म करने के अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। शराब सहित तमाम बुराइयों का विरोध किया, लेकिन प्रशांत किशोर बापू की कर्मभूमि बिहार में ही शराब माफिया के पैसे से सरकार बनाने का पाप खुलेआम करने का दावा कर रहे हैं। यह हम कभी भी सफल होने नहीं देंगे। दोस्तों, बिहार की 4 विधानसभा सीट तराड़ी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर तक नामांकन की जांच होगी, जहां 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। या 13 नवंबर को वोटिंग और फिर 23 नवंबर को मतगणना होगी। जिला प्रशासन की ओर से इलाके के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। इधर राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि उपचुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। रामगढ़ और फिर तराड़ी पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेंगी। वहीं पर बेलागंज में सीएम नीतीश कुमार अपने, इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इधर महागठबंधन की बात करें तो भाकपा माले तराड़ी सीट और राजद अन्य 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। वहीं पर जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर ने पूर्व उप सेना प्रमुख जनरल कृष्ण सिंह को तराड़ी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर में ऑन ड्यूटी महिला सिपाही का रील्स तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले वीडियो में महिला सिपाही थाना में बैठी दिख रही है, दूसरे में डायल 112 की गाड़ी के बगल में खड़ी दिख रही है। महिला सिपाही ने वर्दी पहन करके रील बना करके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपलोड की है। अब ये महिला सिपाही सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही जनदाहा थाना क्षेत्र में डायल 112 पुलिस गाड़ी पर तैनात है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से वर्दी में रील्स बनाने को लेकर के मनाही है, फिर भी महिला सिपाही मुख्यालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए रील बना रही है। जब पहले वायरल वीडियो में महिला सिपाही जनदाहा थाना के शिष्यता कक्ष में सिविल ड्रेस में बैठी दिख रही है। जब रील्स में भोजपुरी गाना सुनाई दे रहा है। गाने के बोल है, होई रंगबाज यही क्षेत्र के मार गोली थनवे पर घेर के। इसके बाद दूसरे वीडियो में यूपी बिहार के खिलल हम पर नमवा ए डार्लिंग तोहरे करनुआ ये गाना सुनाई दे रहा है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया था और ये रील बनाने के आरोप में महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। अब फिर से एक अन्य महिला सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद वैशाली पुलिस की किरकिरी हो रही है, क्योंकि बिहार पुलिस मुख्यालय ने कुछ दिन पहले एक निर्देश जारी किया था कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में या फिर हथियार के साथ रील नहीं बनाएंगे। या अगर जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा था कि ये न केवल नियम का उल्लंघन है, ये उनकी कार्य कुशलता और फिर एकाग्रता को भी प्रभावित करता है। इस आदेश के बावजूद भी महिला सिपाही ने वर्दी में रील बना करके अपलोड कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी फास्ट फूड खाते हैं तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि कहते हैं कि फास्ट फूड खाने की वजह से बिहार में लंगड़ा फीवर हो रहा है। जी हाँ, आज के समय में लोगों के खान पान में जंक फूड और फास्ट फूड ने कब्जा कर लिया है। जब समय की कमी के चलते लालच की वजह से भी कई लोग बाहर मिलने वाले फास्ट फूड को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो अब समय है कि आप अपनी इस आदत को बदल दें। इसकी वजह है बिहार में फैला एक खतरनाक वायरल फीवर, जिसे लेम फीवर यानी कि लंगड़ा बुखार के नाम से जाना जाता है।
ये बुखार घुटनों और पैरों पर असर करके युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। डॉक्टर्स की माने तो बाजार के किनारे मिलने वाले जंक फूड की वजह से ये वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये लंगड़ा बुखार क्या है। तो आपको बता दूं कि लंगड़ा फीवर, जिसे होम फीवर के नाम से भी जाना जाता है, इसके लक्षण चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अलग भी होते हैं। इस बुखार की चपेट में आने वाले लोगों को चलने फिरने में काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए ही इसे लंगड़ा फीवर का नाम दिया गया है। लंगड़ा बुखार के लक्षणों की बात करें तो ये डेंगू और चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन जांच के बाद ना तो डेंगू निकलता है और न ही चिकनगुनिया। इस बुखार में मरीज़ की एड़ियों और फिर घुटनों में सूजन आ जाती है, जिस वजह से उनको चलने में बेहद तकलीफ होती है। इसके साथ ही तेज बुखार और फिर जोरों में असहनीय दर्द होता है, जिसकी वजह से मरीज को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। आपको बता दूं कि अभी तक इस बुखार के फैलने की कोई भी ठोस वजह नहीं बन पाती है, लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि बरसात की वजह से किसी के वायरस या फिर बैक्टीरिया के पनपने से बुखार मच्छरों के काटने की वजह से फैल रहा है। यही इस बुखार के फैलने की एक वजह बाज़ारों में बिक रहा जंक फूड भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी मरीज़ आए हैं उनमें से ज़्यादातर ने बाहर जंक फूड का सेवन किया था। दोस्तों, बिहार पुलिस की एक दारोगा को 121 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दारोगा जी अपनी मंगेतर के साथ कार में सफ़र कर रहे थे। जब पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उन्हें रोका और कार की तलाशी की तो भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। ये घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जमुआ के पास की है। पुलिस ने अवैध शराब के बारे में पूछताछ की तो दारोगा जी ने अपनी शादी में इस्तेमाल करने की बात कही है। यह घटना उस समय सामने आई जब पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर के जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में बलिया जिला में बमुआ बांध पास पुलिस ने वाहन की जांच शुरू की और फिर दारोगा की कार को रोका गया। तलाशी लेने पर पुलिस को 121 लीटर शराब मिली है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ब्रांड के शराब और बियर शामिल थी।